नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मर्चेंडाइज स्टोर यानी आपणा को विजिट करें, उसके लिए QR स्कैन करें। आखिर कतर चाहता क्या है? जी हाँ, ये प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कल, जी हाँ, कल समझिए कल या परसों वाली जो रात थी उसके बीच में एक इजरायली शिप जो भारत आ रहा था उसको लाल सागर या जिसको कुल्जम कहते हैं या रेड सी कहते हैं, उसमें जद्दा से थोड़ा सा साउथ वेस्ट यानी कि यमन की सीमा के आसपास उसको जो हाउजी लोग हैं, उनको अंग्रेज़ी में HOUTHI लिखा जाता है, लोग उसको हूथी बोलते हैं, उसका सही जो अरबिक प्रोनंसिएशन है वह हाउजी। तो वह हाउसी लोगों ने उसको वहाँ पर अपहरण कर लिया और अपहरण करके उसको यमन की सीमा के अंदर ले गए। अब आप पूछेंगे कि भाई ये जो आप कह रहे हैं इसका कतर से क्या लेना देना है, तो आप ये समझ लीजिए कि कतर और ये हाउसी वाले लोग और ईरान, ये तीनों इस समय एक राय होकर एक साथ सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो कतर जो है एक तरफ तो इज़राइल और हमास के बीच में यह प्रयत्न कर रहा है कि वो एक मिडल मैन बन जाए और मिडल मैन बन के एक अलग से अपना स्थान जो है वो बना ले, और ये करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो ट्रीटी जो खेला जाता है, विशेषकर जो भी हमारे इस्लामी देश होते हैं उनकी ट्रीटी का जो आदर्श है वो हुदैबिया की ट्रीटी है। और हुदैबिया की ट्रीटी कब की जाती है? बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है इस्लामिक थियोलॉजी में कि ट्रीटी तब करना चाहिए जब हम कमज़ोर हों और वो केवल समय थोड़ा सा लेने के लिए, अपने को रीग्रुप करने के लिए, वापस अपने आप को सुदृढ़ करने, मजबूत करने के लिए करनी चाहिए। तो ये ख़तर जो है इसमें लगा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि इजराइल वाले चूँकि इन्हीं के बीच में ही है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता है PLO के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसका ही नतीजा आज का हमास है। उसी ट्रीटी के चक्कर में 2005 में गज़ा से इजराइल ने अपने आप को विड्रॉ किया था, उसको खाली कर दिया था। तो उनको ये पता है। अब आप कहेंगे कि भाई आप ये जो है ये दूर की कौड़ी कहाँ से लाए हैं? दूर की कौड़ी इसलिए हम नहीं कह सकते इसको क्योंकि जो कतर इस समय ट्राई कर रहा है, चूँकि भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ चुका है। भारत का जो इन्फ्लुएंस है, भारत का प्रभाव जो है वो मिडिल ईस्ट में इतना बढ़ चुका है कि कतर जो है वो बहुत चिंतित है, कई अर्थों में चिंतित है। एक तो जो इसराइल को बिल्कुल भारत पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, विशेषकर जो ये हमास वाला जो हमला था उसको उन्होंने आतंकवादी हमला कहा, और उसके तुरंत बाद आपने देखा कि कतर ने भारत के जो 8 नेवल ऑफिशियल्स थे उनको डेथ सेंटेंस टिका दिया। और उसके बाद फिर भारत ने थोड़ा सा अपने को बैलेंसिंग करने का प्रयास किया और ये कहा कि भाई हमारी जो 2 स्टेट सोल्यूशन वाली जो पुरानी जो पॉलिसी है वो उसी प्रकार है, हम तो केवल आतंकवाद के विरोध में है और आतंकवाद तो किसी भी प्रकार का हो हम उसका विरोध करेंगे। और उसमें उन्होंने आतंकवाद का विरोध इसराइल के साथ खड़े होकर किया। जब उन्होंने एब्सटेन भी किया, जिस समय यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इज़राइल के विरोध में एक ला रहे थे वो बिना हमास को कंडेम किए, तो भारत ने उसे एब्सटेन कर लिया, उसका समर्थन नहीं किया। लेकिन बाद में जब रिहैबिलिटेशन इत्यादि की बात आई तो समर्थन किया भी। तो भारत का जो अपना फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से नुआंस्ड है, जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल माइक्रो मैनेज्ड है और उसमें स्पष्ट है कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन तो चाहता है, लेकिन आतंकवाद किसी भी प्रकार का, वो हमास का हो या किसी और भी फतह का हो या किसी की भी ग्रुप का हो, वो भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका समर्थन या उसकी निंदा करने से कभी चूकेगा भी नहीं। तो ये एक ख़तर का एक मूव था। दूसरा ख़तर जो है वो बहुत चिंतित है IMEC से, ख़तर बहुत चिंतित है इब्राहिम अकॉर्ड से, और ख़तर बहुत चिंतित है भारत और UAE और सऊदी अरब के गहराते हुए रिश्तों से।
और सऊदी अरब और यूएई के भारत में इन्वेस्टमेंट से उसको ये लग रहा है कि भारत का जो प्रभाव है उसको सऊदी अरब और अमीरात के साथ मिला के एक नई तरह की एक रणनीतिक गठबंधन का निर्माण हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जिसमें ख़तर जो है वो पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है और इसी से लिंक्ड है ये जो आप हाईजैकिंग देख रहे हैं। क्यों, वैसे तो जो शिप जो है जिसको हाईजैक किया गया उसका भारत से कोई वैसे लेना देना नहीं था, वो आ रहा था भारत के पीपावाव में, और वो था क्या, एक ऑटो कैरियर। अब ये ऑटो कैरियर चला कहाँ से था, तुर्की से, लेकिन उसका लिंक क्या है कि उसका जो ओनरशिप डिटेल है उसमें इसराइल के जो सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं, वो हैं एक मिस्टर एब्राहम, उनसे वो लिंक्ड बताया जाता है शिप। तो उसका उन्होंने अपहरण कर लिया। निश्चित रूप से बहुत भारी कोई इंटेलिजेंस रही होगी ना, ऐसे थोड़ी सी किसी को पता चल गया कि भाई ये शिप जो है ये कहाँ से चला, कहाँ जा रहा है। और इसराइल और भारत दोनों को इसमें लिंक कर दिया, भारत को डायरेक्टली लिंक नहीं किया, लेकिन चूंकि ये भारत आ रहा एक शिप था, भारत से कार्गो लेके जाने वाला था, तो इसमें संदेह पूरा ये गहरा गया कि साहब कि ये भी एक मैसेजिंग का कोई तरीक़ा है कि जो मैसेजिंग की जा रही है भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को मृत्युदंड दे के, उसी प्रकार की मैसेजिंग में ये भी एक अलग से एक तरीक़ा है। तो अब आप समझिए कि हम क्या करेंगे। हमने तो आपको पता है कि हम जो पायरेसी होती है सोमालिया और रेड सी वाला जो वो पूरा जो क्षेत्र है, जो स्ट्रेट्स ऑफ बाब एल मंदब है जहाँ से रेड सी की एंट्री होती है, आप कृपया थोड़ा सा गूगल मैप्स खोल के देख लें, रेड सी करें और आप देखेंगे कि रेड सी पूरी एक नॉर्थ साउथ चैनल है जो सुएज़ तक जाती है और फिर सुएज़ कैनाल के माध्यम से वो जाती है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में। और जो पूर्व पश्चिम का जितना भी कार्गो है उसका लगभग 70 से 80% कार्गो इस चैनल के थ्रू आता है, यानी रेड सी के थ्रू आता है। तो अब रेड सी में अगर इस प्रकार की पायरेसी, और वो भी कहाँ पर, ऐसे क्षेत्रों में नहीं, क्योंकि सोमालिया और जो गल्फ़ ऑफ एडन है वहाँ पर तो भारत के भी, ब्रिटेन के भी और यूएस के भी, इनके सबके जो एंटी पायरेसी सर्वेलेंस ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर मूव करते हैं। इंडियन नेवी का भी वहाँ पर कोई शिप रहता है जो भारतीय जहाज़ होते हैं उनको वो प्रोटेक्शन भी देता है। अब ये जो आ रहा था शिप, ये इस पे जो फ्लैग था वो बताते हैं कि वो ब्रिटिश कंपनी का फ्लैग था, ऑपरेशन कोई जापानीज़ कंपनी कर रही थी, लेकिन जो ओनर है वो इजरायली है। तो ज़रा देखिए कि ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का जो ये मिक्स है ये कहाँ तक जा रहा है। अभी आपको ये भी पता है कि हाउसी वालों ने, ये जो हाउसी टेररिस्ट ही कहे जाएंगे, वैसे ये आतंकवादी हैं, अपने आप को रेबल कहते हैं, लेकिन ये हाउसी आतंकवादी हैं। इन्होंने तो बैलिस्टिक मिसाइल्स तक वहाँ इकट्ठा कर रखी हैं, ड्रोन्स भी हैं इनके पास, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ते रहते हैं। इन्होंने सऊदी अरब पे छोड़ी है, इन्होंने अमीरात पे छोड़ी है, और इन्होंने अभी इसराइल पे छोड़ी थी जिसको इंटरसेप्ट कर लिया सऊदी अरब ने, जिसको लेके पाकिस्तान में ख़ास तौर से बड़ा बवाल मचा के देखी है। सऊदी अरब जो है हमारे बाप, ये हमारी बात नहीं मानते, हम जो बेटे हैं वो पूरी तरह से यहूदों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, यहूद हनूद जो है वो हमारे दुश्मन है, जैसा कि बड़ी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो हमारे बाप हैं वो यहूदियों के साथ खड़े हुए हैं। जी हाँ, जैसा मैंने अभी कहा था आपको 2-4 दिन पहले कि बिल्कुल पूरी तरह से हमास के समाप्ति से मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बहुत बड़ा मुस्लिम ब्रदरहुड को झटका लगा है, और उस झटके से ये सारे जितने भी राजशाहियाँ हैं वो सारी की सारी प्रसन्न हैं, और उस प्रसन्नता से क़तर को और ईरान को बहुत ही अधिक संताप हो रहा है, उनको बहुत ही कष्ट हो रहा है, और उस कष्ट के कारण वो इस प्रकार के उल्टे उल्टे काम कर रही हैं। लेकिन भाई आपने भारत को और इजराइल को एक साथ टारगेट करने का प्रयास किया है, क़तर, ईरान, हाउसी, आप लोगों का ये जो तिगड्डा है इसने मिलके, तो इसका परिणाम तो आपको निश्चित मिलेगा। अभी चूँकि आपने इन
8 लोगों को अपने यहाँ रख रखा है और भारत चाहता है कि किसी भी तरह से इनको हम निकाल लें। तो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और क़तर को मिडिल ईस्ट में जितनी भी इसने अपनी इन्फ्लुएंस गैदर की है इस अल सानी फैमिली के तत्वावधान में, उसमें भारत, अमीरात और सऊदी अरब मिलके जब काम करेंगे, जब कर रहे हैं, पहले ही से कर रहे हैं, और इसी के लिए ये सब ये उल्टे पुल्टे काम ये करते रहते हैं। तो ये जब पूरी तरह से इनके चारों तरफ से पिंसर करेंगे ना, तब पता चलेगा इस क़तर के बच्चे को कि ये इसने कहाँ पंगा ले लिया। अभी तो देखिए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, इसलिए कुछ सरकार कुछ नहीं कहेगी, जो कुछ बताएंगे वो हम बताएंगे आपको कि यहाँ चल क्या रहा है। आप सुनते रहें और याद रखें, हमारी TJD स्पोर्ट्स चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।